नमस्कार दोस्तों, लाइफ चेंजिंग टॉक्स विद स्टडी आईक्यू के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय है सेकुलरिज्म, और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत के बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर केएल शर्मा। सर के बारे में अगर बात की जाए तो सर ने मोर देन 50 बुक्स लिखी हैं इन सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सोशल इश्यूज, अलग अलग इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेबल में ही बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी हुई हैं। सर से बात ही हो रही थी कि सर आपकी बुक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी है और रिफर भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, या फिर कास्ट सिस्टम है, या सेकुलरिज्म जैसे जो विषय हैं, उनको सर ने बहुत ही रिसर्च करके और प्रस्तुत किया है स्टूडेंट्स के सामने। और इसीलिए जो है इस विषय पर चर्चा करने के लिए सर ने अपना समय भी दिया। और सबसे पहले स्टडी आईक्यू की जो पूरी टीम है और स्टूडेंट जो पूरी कम्युनिटी है वो सर को थैंक्स कहती है। और सर, आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में, और आपने समय दिया इस विषय में डिस्कस करने के लिए। तो सर, सबसे पहला जो हमारा ये प्रश्न है कि जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? देखिए, जो निरपेक्षवाद जिसको हिंदी में कहते हैं, या सेकुलरिज्म, वो हमारे संविधान की प्रस्तावना का एक बहुत बड़ा अंग है। और जो उस बात को कोई भी भारत का नागरिक नकार नहीं सकता। पहले ये हमारी बाध्यता है। और इसका अर्थ ये है कि सब धर्मों के लोग, सब संप्रदायों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, सब के बीच में बराबरी रहेगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हर आदमी को अपनी बात कहने का हक होगा, अपने ढंग से अपने सांस्कृतिक सामाजिक सरोकारों को पूरा करने का हक होगा। कोई बाधा नहीं होगी उसमें। चाहे कोई पूजा करता है, चाहे कोई मस्जिद में जाता है, चाहे कोई गिरजाघर में जाता है, या कोई नहीं जाता है। तो ये इसका अर्थ है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई एक बहुसंख्यक लोग हैं तो वो उनकी बात सुनी जाएगी, वही मानी जाएगी, और जो अल्पसंख्यक हैं या कम संख्या वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं या एक क्षेत्र के लोगों की बात सुनी जाएगी, दूसरों की बात को उतना वजन नहीं दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता हमारे संविधान के अनुसार। इसलिए सेकुलरिज्म का मतलब है कि सब लोगों में बराबरी हो, सब लोगों को स्वतंत्रता हो अपने ढंग से जीवन जीने का। ये परिभाषा मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म की हमारे संविधान की है। लेकिन इस परिभाषा को लेकर के बहुत सारा हमारे देश में विवाद हुआ है, इसका उल्लंघन हुआ है, और दुर्भाग्य से उसको नकारते हुए कई लोगों ने अपनी बात दूसरों पर थोपने का प्रयास किया है। तो इससे तनाव बढ़ता है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, कई बार हिंसक चीज़ें भी देश में हुई है, क्योंकि सेकुलरिज्म का अर्थ उन लोगों को शायद समझ में नहीं आता और अपनी बात कहने में वो ज़्यादा आगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म का अर्थ है बराबरी, समानता। चाहे गैर बराबरी हो, लेकिन आदमी को बोलने की, अपनी बात कहने की, अपने ढंग से जीवन जीने की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो सेकुलरिज्म है, निरपेक्षवाद है। जी सर। सर, अगर हम बात करें 42वें संशोधन के बाद से ये सेकुलरिज्म शब्द शायद संविधान में लाया गया है, जोड़ा गया था। तो क्या सर, अगर हमने इस शब्द को अपने संविधान के अंदर जब हमने इंक्लूड कर लिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है वो सेकुलर हो गया, या फिर उस संविधान में इंक्लूड करने से एक सोशल मैसेज जाता है कि भारत जो है एक सेकुलर राष्ट्र है? भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, और इसकी जो कसौटी है वो ये है कि 70 साल में, 7 दशक में हम लोग एक प्रजातंत्र के रूप में सक्षम रहे हैं। इसकी कई समस्याएं आई हैं, लेकिन एक प्रजातंत्र के रूप में हमारे चुनाव होते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं। हर संप्रदाय के, हर क्षेत्र के, हर वर्गों के लोगों ने चुनाव लड़ा है, सरकारें बनी हैं, सरकारें चली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे सेकुलरिज्म का। लेकिन फिर भी कई बार इसमें दिक्कत आती है। संविधान के हिसाब से समाज का निर्माण पूर्णतः नहीं हो पाया है, और मेरे ख्याल से जो लिखी हुई चीज़ है वो धरातल पर कभी पूरी होती भी नहीं है, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेट का
जो राज्य नाम की संस्था है उसका ये दायित्व है कि वो ये एंश्योर करे, ये तय करे कि जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी लोग हैं, जो भी एनजीओज हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो ये देखें कि उसके हिसाब से समाज में व्यवहार हो, उसके हिसाब से लोग चले। और जब ये नहीं चलते हैं तब हमारे यहाँ तनाव पैदा होता है, तब समस्याएं खड़ी होती हैं और फिर एक बार उसका कोई हल निकलता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर सेकुलरिज्म की बात को नहीं मानी जाती तो शायद हम प्रजातंत्र के रूप में एक देश इतना आगे नहीं आ पाता। तो मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म है, व्यवहारिक तौर पर भी है। लोग के बीच में विभेद होते हैं, अंतर होते हैं, उनके विचारों में कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन निकलता है, फिर हल निकलता है, क्योंकि फिर वही संविधान काम में आता है, वही कानून काम में आता है, वही राज्य नाम की संस्था है उसको फिर से ठीक करने की कोशिश करती है। तो सेकुलरिज्म एक इस तरह से एक प्रक्रिया है, एक चल रही है चीज़। ये कोई एक नहीं है कि आज तय कर दिया और ये बात खत्म हो गई। इसका सार जो है, इसका जो मुख्य भाव है, वो जिंदा रहना आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि वो है हमारे यहाँ। सर, जैसे भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम से फिर आगे तक अगर हम चलें तो भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है या विविधता है। भाषा की ही बात करें तो भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं और एक भाषा के निर्माण के लिए भी हो सकता है हजारों साल लगते हो, क्योंकि हम शायद कोई जो स्वर है उसको कुछ नाम या मीनिंग उसको हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो समाज के अंदर अगर ये सेकुलरिज्म का भाव नहीं होता तो शायद जो समाज है या भारतीय समाज है उसमें इतनी डाइवर्सिटी तो नहीं हो पाती। तो क्या हम ये कहें कि भारतीय समाज या भारत की जो भी एक कल्चरल कंटेक्स्ट है उसमें ये समाज के अंदर मैसेज पहले से था सेकुलरिज्म का, संविधान में उसको इंक्लूड करके हमने दर्शाया कि जो लॉ बने वो उससे परे ना जाए, उस मैसेज से परे ना जाए। क्या ऐसा है सर? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप पूरे राष्ट्र की बात छोड़िए, एक गांव के अंदर जी सर इतनी सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं। एक गांव के अंदर, उसमें गरीब भी हैं, उसमें मध्यम स्तर के लोग भी हैं, उसमें संपन्न लोग भी हैं, ऊंची जातियों के लोग भी हैं, कृषक जातियों के भी हैं, कुछ छोटी जातियों के भी हैं, निम्न जातियों के लोग भी हैं। और कभी कभी वो अलग अलग ढंग से रहते हैं और कभी एक साथ भी रहते हैं, क्योंकि एक गांव है, उनका अपना गांव है, वो उनकी इकाई है, एक समुदाय की भावना है। जो ये समुदाय की भावना के लिए वो एक जगह आ जाते हैं, एक संगठित हो जाते हैं, तब ये सेकुलरिज्म है। वो फिर भेदभाव नहीं मानते। तो यही बात राष्ट्र के स्तर पर है। कई बार ये होती है कि ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसी बातें उठती हैं, तब सब लोग एक हो जाते हैं और वो जरूरी है। इसलिए मैं आपने एक ऐतिहासिक संदर्भ में एक बात उठाई अभी मैं कुछ पढ़ रहा था अभी कि मुगल समय में, मुगलों के राज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो संस्कृत के विद्वान थे, और संस्कृत में मुगलों का जो कार्रवाई थी, जो ग्रंथ थे, उस समय रचना की और उसको संरक्षण मिला था मुगलों से। वो अरबी और संस्कृत दोनों को मानते थे और उर्दू भी पनप रही थी। तो ये 3 भाषाओं का संगम था उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म कोई नई चीज़ है। हमारे समाज के जितनी विभिन्नताएं हैं उतना ही मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म भी है। और सेकुलरिज्म और विभिन्नताओं में या असमानताओं में कोई दुश्मनी नहीं है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। असमानताओं के रहते हुए भी सेकुलरिज्म रह सकता है। अपने अपने दायरे में रहें लोग, अपने अपने जो सांस्कृतिक उनका क्षेत्र है उसमें रहें, और अगर दूसरे क्षेत्र में जाना हो तो वो उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। कोई धर्म परिवर्तन करे, कोई और कहीं जाकर के बसे, या कोई कहीं मकान बनाए और कुछ करे, है तो उसकी मान्यता होनी चाहिए, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। तो ये सेकुलरिज्म है कि किसी को रोके नहीं, किसी को बाधा नहीं दे, लेकिन वो दूसरे का हक भी नहीं छीने, दूसरे का हक का भी ध्यान रखे। तो ये, लेकिन होता क्या है कि जो प्रभु लोग हैं, जो डोमिनेंट लोग हैं, वो कई बार अपने डोमिनेंस का बहुत फायदा उठा करके लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक अलग तरह की समस्या है, वो शोषण की समस्या है, उत्पीड़न की समस्या है, लेकिन फिर भी वहीं सेकुलरिज्म आता है। आज सेकुलरिज्म मैं इस तरह से भी देखता हूँ कि जैसे गांव के संदर्भ में एक बार मैंने ये देखा कि एक गांव में मैं था, आज से पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बात है, और
उस गांव में एक चाय की दुकान थी जिस पर लोग चाय पीते थे, आते थे। कस्बा है, गांव नहीं है, अलवर जिले की बात है। और वहाँ पर मैंने भी चाय पी। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था दिल्ली जाने के लिए, और कुछ लोग जो दिल्ली में जो सफाई वाले 2 कर्मचारी थे उस गांव के, वो चाय लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि चाय दो मुझे, हमें भी। तो दुकान वाला कोई ब्राह्मण था, तो उसने कहा कि देखो चाय बना दी, और कहा कि वो 2 प्याले पड़े हैं वहाँ पर, वो उठा लाओ, उसमें डाल दूंगा। इस बात को लेकर के उन 2 सफाई कर्मचारियों जो वेतनभोगी थे, नगर निगम में काम कर रहे थे, ऐतराज किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि नहीं, जैसे और लोगों को चाय दे रहे हो, इस आदमी को चाय दी, उसी ढंग से तुम प्याले में चाय डालो, इन प्यालों में डालो, उनमें नहीं, और फिर हमको सर्व करो। इस बात पर तनाव हुआ और आखिर में उस चाय वाले को दुकान बंद करके जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पुलिस में शिकायत करेंगे, तुम्हारी कानूनी कार्रवाई करेंगे, तुम हमें बराबरी नहीं दे रहे हो। तो ये सेकुलरिज्म के लिए दावा है, एक क्लेम है कि नहीं, सब बराबर है, तुम गैर बराबरी नहीं कर सकते। इस तरह से गैर बराबरी है, तनख्वाह कम है उनकी, मान लो मकान कम है, कमज़ोर है, उतना अच्छा नहीं है, आपके पास में ज़्यादा बचत है, ज़्यादा धन है, ज़्यादा सामान है, वो गैर बराबरी हो सकती है। लेकिन जो मानवता के आधार पर जो गैर बराबरी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सेकुलरिज्म में मानवता वाला पक्ष भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत दृढ़ होना चाहिए, आदमी को आदमी समझे। सर, फिर हम सोशल इक्वालिटी की बात करें और सेकुलरिज्म की बात करें, क्या फिर सोशल इक्वालिटी जब बात करते हैं तो वो सेकुलरिज्म का ही पार्ट है, उसी के अप्रोच का पार्ट है? बिल्कुल, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, समानता कभी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। आदमी कोई भेड़ बकरी नहीं है, आदमी कोई ये पेड़ों की कतार नहीं है, एक लाइन में एक जैसे पेड़ खड़े कर दिए। आदमी छोटा बड़ा, कमज़ोर, ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, शहर का, गांव का, महानगर का, है, ज्ञानी, कम ज्ञानी, है, ये भेदभाव होंगे, ये अवश्य होंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि समानता नहीं है। ये इस तरह की समानताएं होते हुए भी समानता है। समानता का अर्थ ये है कि अब इतिहास के बारे में फिर बताऊंगा कि लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था असमानता का सबसे अनोखा एक उदाहरण है। एक अनोखा उदाहरण है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। लेकिन जिन्होंने जाति पर गहरा अध्ययन किया है, जब वे उच्च जाति के लोग, जिसको जजमान कहते थे, पैट्रन्स होते थे, वो निम्न जाति के लोगों से सेवा लेते थे और उसके बदले में उनको अनाज, पैसा, कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे। अगर उनके साथ में जो सर्वेंट्स कहिए या सेवादार कहिए, कुछ भी कहिए उनको, वो खाती है, कुम्हार है, नाई है, ये लोग होते थे, अगर उनको पूरा प्रतिफल नहीं मिलता था ऊंची जाति के जजमानों से, तो वो विरोध करते थे और वो मना कर देते थे कि हम अब आपके बाल नहीं काटेंगे, अब हम आपको मिट्टी के बर्तन सप्लाई नहीं करेंगे। उस जमाने में आप बाल कटवाने के लिए कोई सैलून तो थे नहीं गाँव में या शहरों में भी जाने का कोई साधन भी नहीं था भी तो, और मजबूरन कोई न कोई समझौता होता था। फिर उनको बुलाया जाता, पंचायत बैठती, कहता अच्छा भाई इनको दो, ये है वो है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो एक इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी भी थी समाज में, दोनों का एक सामंजस्य था। और मैं समझता हूँ कि ये सामंजस्य की मांग आज ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूकता है, बर्दाश्त कम होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट हमेशा होते रहे हैं। हिस्ट्री में ये मत समझो कि हिस्ट्री कोई एक लाइन से एक चल रही है। इतिहास में ऐसा नहीं होता। इतिहास में हर कदम पर जब भी कुछ हुआ तो प्रोटेस्ट हुआ है, उसका ऐतराज हुआ है। आप पूरे इतिहास को देखो, चाहे कोई इसी धर्म को देखो, जब कर्म कांड बहुत हावी था तो फिर बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, कुछ जातियों के लोग संत बने, कबीर बना। कबीर ने क्या कहा? इक्वालिटी की बात कही सारी पूरे अपने दोहों में। तो इसलिए इक्वालिटी, हमेशा इक्वालिटी की, समानता की मांग रही है, और जब मांग रही है, लोगों ने असर्ट किया है, तो इनइक्वालिटी थोड़ी ढीली पड़ी है। और लेकिन इनइक्वालिटी का रूप यह है कि वो फिर नए फॉर्म में आ जाती है। पहले एक तरह की इनइक्वालिटी थी, अब दूसरा स्वरूप इनइक्वालिटी हो गया है। अब मान लीजिए इनइक्वालिटी इस सेंस में है कि आप बहुत अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, लोकेलिटी में रहते हैं, बहुत बढ़िया मकान में रहते हैं,
मैं एक हल्की सी कॉलोनी में साधारण से मकान में रहता हूँ जो कुछ भी नहीं है, हैं? आप खूब खर्च करते हैं, बड़े खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, विवाह में बहुत खर्च करते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। एक नए फॉर्म में आप कॉरपोरेट में काम करते हैं तो आपको 5-4 करोड़ का पैकेज मिलता है साल का, किसी को 2 करोड़ का, किसी को 1 करोड़ का। तो किसी को जो सरकारी काम करता है वो 40-50-60 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। तो ये नई फॉर्म की इनइक्वालिटी है। लेकिन सिर्फ ये आर्थिक ही नहीं है, जो इनइक्वालिटी है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक उसका आयाम भी है, और वो बहुत बड़ा आयाम है। एक राइटर है, कुछ नहीं है उसके पास में, मान लीजिए साधारण है बिल्कुल, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बात है उसकी। एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है। कई हमारे देश में सिनेमा के लोग हैं जो मरे तब कुछ नहीं निकला उनके पास में, और बुरी हालत में मरे वो। ऐसे लोग भी हुए हैं, कई ऑथर्स हुए हैं ऐसे लोग, लेखक हुए हैं ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए, लेकिन उनको उनके जीवन पर्यंत उनकी बहुत इज्जत रही, बहुत सम्मान रहा। लेकिन इसके साथ मैं और बताऊंगा कि जिसके पास में राजनीतिक सत्ता है वो आर्थिक सत्ता पर को भी हथिया लेता है, और जिसके पास आर्थिक सत्ता है उससे वो इलेक्शन भी लड़ लेता है, जीत भी जाता है, कई बार होता है। ये भी होता है, एक चीज को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक पूंजी को दूसरी पूंजी में परिवर्तित कर लेते हैं। ये भी है। सांस्कृतिक पूंजी को भी लोग परिवर्तित करते हैं। कई लोग वो जन्मपत्री देखते हैं, हाथ देखते हैं, भविष्य बताते हैं, वो बहुत पैसा भी मिल जाता है उनके पास में, और कभी कभी वो चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी जाते हैं। तो ये जो एक पहलू को दूसरे पहलू में परिवर्तन करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, उसका ये भी एक बहुत बड़ी नई प्रवृत्ति है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ आर्थिक ही है, वो सामाजिक नहीं है, उसमें सांस्कृतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, या राजनीतिक में आर्थिक नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये नहीं कह पाएंगे हम। सर, रोहिंग्यास की थोड़ा, जैसे रोहिंग्यास म्यांमार के जो मुसलमान हैं उनसे रिलेटेड एक कई सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। वो ये कि जैसे अगर भारत सरकार स्टेप ये लेती है कि उनको एंटर ना किया जाए इंडिया की टेरिटरी में, या उन्हें सिटीजनशिप ना दी जाए, बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न देख के, तो क्या ऐसे जो कदम होते हैं क्या ये हमारे सेकुलर फैब्रिक को अफेक्ट करते हैं, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन है कि सरकार कुछ दूसरे कदम उठाए? ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल आपने पूछा है मुझसे, और मैं नहीं समझता कि मैं कितना इस बारे में बोल पाऊंगा, कह पाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं हमारे देश में, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे और कहीं से आए, 20 वर्ष से, 30 वर्ष से, 40 वर्ष से, जो भी है, आज़ादी के बाद से मतलब, और कब से आए, क्या हुआ, अब उसको, और वो ज़्यादातर लोग गरीब है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अधिकतर लोग उसमें से, हो सकता है कुछ थोड़ा यहाँ बसने के बाद संपन्न हो गए हों इधर उधर, लेकिन जैसा हम देखते हैं घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह के हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका सेकुलरिज्म से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ये सवाल देश में बना हुआ है। सेकुलरिज्म से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है कि वो ये सोच कि वो अधिकतर मुसलमान हैं, एक माफ़ करना, और इसलिए हमारे देश में नहीं होना चाहिए। भाई अगर आज उन मुसलमानों पर हम प्रश्न करते हैं तो कल कोई ईसाई पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कल दूसरे जो 14, 15, 17% मुसलमान हैं जो यहाँ के किसी नागरिक की तरह नागरिक है, उन पर भी सवाल उठेंगे। तो इसका उपाय ये है कि इस समस्या को आगे से रोके, अगर रोकना है तो, और जो है उसका कोई हल ढूंढना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि ये हर देश की नौकरी है। अमेरिका में यही हो रहा है, ट्रंप मैक्सिकन्स को नहीं घुसने दे रहा है, दीवार खड़ा करने की बात कर रहा है, और एक ही मुद्दे पर उसने चुनाव लड़ा और जीता भी उस आदमी कि ये गोरे लोगों का देश है, और मैं गोरे लोगों की जो नेटिव्स हैं, यहाँ के मूल वासिंदा है, उनकी मैं रक्षा करूंगा, उनको आगे लाऊंगा। ये बाहरी विदेशी लोग आकर के सारी इकोनॉमी पर कब्जा कर रखे हैं। अब तो चुनाव भी लड़ते हैं। अभी कोई भारतीय महिला ने अपना नाम जाहिर कर दिया है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए उम्मीदवार होगी, मतलब सेटल्ड वहाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्या अमेरिका सब बाहरी देशों बाहरियों को निकाल पाएगा? कहाँ वो आगे से ही रोक सकता है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें भी, हमारे देश में भी आगे के लिए इसको
ध्यान रखना चाहिए, और जो हैं उनको मानवीय आधार पर उसका कोई हल ढूंढना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत हूं इस मामले में, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप 1 करोड़ लोगों को बाहर कर देंगे, 2 करोड़ को कर देंगे, तो ये तो एक मैं समझता हूं कि हो सकता है कि फिजिबल हो, मैं नहीं जानता इस बात को कि क्योंकि राज्य कितना सख्त है, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो कितनी इस बात पर दृढ़ है, ये है। और आप जानते हो इन सब से और भी राजनीति भी जुड़ी हुई है, बहुत सारी राजनीति भी जुड़ी हुई है। तो इसका एक ही मानवीय पक्ष है, और वो मानवीय पक्ष से मैं समझता हूँ कि इसका हल होना चाहिए। राजनीति को थोड़ा पीछे छोड़ करके इसमें, या वैचारिक प्रश्न को भी पीछे छोड़ करके, कि हम और जो स्टेटमेंट्स आते रहते हैं राजनेताओं के, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि एक सामाजिक दृष्टि से, एक सांस्कृतिक दृष्टि से इस समस्या का हल होना चाहिए। हाँ। सर, अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो इंडियन जो कंसेप्ट है, ऐसा कहा जाता है, वो डिफरेंट है वेस्टर्न कंसेप्ट से सेकुलरिज्म के। तो सर इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, मतलब क्या ये विजिबल है? सेकुलरिज्म एक ही है। हमारे में सेकुलरिज्म में और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो बहुत बड़ा अंतर है वह है नागरिकता के भाव का। हमारे यहाँ नागरिकता का भाव दुर्भाग्य से उस तरह का है ही नहीं जिस तरह का एडवांस्ड पश्चिम के देशों में है। वहाँ क्या है कि लोग नियम से चलते हैं, बिल्कुल नियम से चलते हैं। अगर गलती की तो उसकी पेनल्टीज बिल्कुल बिना कुछ कहे स्वीकार करते हैं। आप लेन ड्राइविंग है 100% है, आप इंतज़ार करेंगे, सैटेलाइट कैमरे लगे हुए हैं, आपको देख लेंगे, नोटिस दे देंगे, आपको सिपाही रोकेगा तो रुक जाएंगे। कोई सोच नहीं सकता कि सिपाही को रिश्वत देनी है, 100 रुपया दे के निकलना है। हमारे में ये नागरिकता का भाव है, वो नहीं है, इसलिए ओवरटेक करते हैं, इसलिए दूसरे का हक मारते हैं, इसलिए एंक्रोचमेंट करते हैं। दुकान यहाँ तक है, वहाँ तक बढ़ा दी बाजार में, कहीं भी खड़े हो जाते हैं लड़के और गपशप लगाने लगते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है उससे। ये मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये जो कि चाहे हम लोग पढ़ लिख जाएं, चाहे हमारे पास में कितने भी महंगे महंगे सामान हो, बड़ी बड़ी कारें हों, लेकिन जब तक ये भाव नहीं होगा कि हम नागरिक हैं और दूसरा भी नागरिक है, उसकी कदर करनी चाहिए। वहाँ इस बात का इज्जत होती है, उसकी बात को समझा जाता है। कोई किसी को जानता नहीं तो भी कोई बात नहीं। अगर आप तकलीफ में भी हैं, कई बार मेरे साथ हुआ अमेरिका में, मेरी वाइफ एक बार अभी 1-2 साल पहले खड़े थे, अंधेरा हो गया था पार्क के पास में, 3 लोग रुके एक के बाद एक, हम इंतजार कर रहे थे अपनी बेटी के आने का। हम वहाँ 3 लोगों ने आके पूछा, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, कहाँ जाना है, छोड़ सकते हैं। एक बार छोड़ा भी मुझे, मैं रास्ता भूल गया। यहाँ तो आप सड़क पर मर जाए तब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे लोग, वीडियो बना लेंगे, आजकल ये नया एक चला है, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे, उसके और कोई काम नहीं करेंगे। ये नागरिकता है। जब तक ये राज्य, भारत में राज्य का मतलब मेरा पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, राज्य नाम की संस्था इस नागरिकता का विकास नहीं करेगी, हमारा सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अगर कोई समझे कि ये मालूम पड़ जाए कि ये आदमी मेरी जाति का है या मेरे घर का, तो फटाफट शायद उठा भी लेंगे, ले भी जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये कोई भी आदमी है, इसकी हम मदद करें। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस समाज को ऐसा समझ रहा है कि ये कोई सार्वजनिक है, इसको ले लें, लूट लें, कर लें। वहाँ ये नहीं है। समाज का समाज है, समाज की संपत्ति है, समाज की संपदा है, उसको वही समझते हैं, वैसे ही करते हैं। ये मैंने अपने काफ़ी मैं लंबा पेरिस में भी रहा, तब भी देखा कई साल तक, और दूसरे देशों में भी देखा। कहीं कोई चाइना जैसे देश में पहले तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिज्म था, अब लिबरल होने के बाद में भी स्टेट का बहुत ये डर है इस बात का कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़ करेंगे, कोई बच नहीं सकता वहाँ। जो ये पारदर्शिता है निजी एसेट्स की, निजी, तो नागरिकता ऐसी चीज़ है जो कि सेकुलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है, जो राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करती है, जो एक दूसरे का हक पर कोई नज़र नहीं रखता। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे में और पश्चिम के देशों में ये बहुत फर्क है।
सर ये भी थोड़ी कभी कभी कहा जाता है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पे स्टेट का रिलीजन पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, समाज ही हर चीज़ अपना देख लेता है। और इंडिया में मतलब वो इंटरफेरेंस होता है, इन द सेंस ये अलाउड है हमारे जो फॉर्म में। तो क्या हमें भी ऐसा कुछ कर देना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंसेप्ट है उसको हम फॉलो कर लें? नहीं, आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो मत करो, लेकिन आप यहाँ जो भी लोग हैं उनको अपने ढंग से रहने दो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेरिका में सिख हैं, वो अपना गुरुद्वारा बना रखे हैं, बहुत हिंदुओं ने अपने मंदिर बना रखे हैं। अब वो जैसे हिंदुओं में मंदिर में किसी ने मन्नत मांगी, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मन्नत मांगी तो वो अपना उस दिन टाइम तय कर लेता है मंदिर में, जो भी मंदिर की व्यवस्था है उससे, कि हम इतने लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी आदमी जाके खाना खाए, कोई रोक टोक नहीं है, किसी की नहीं है, और वो डिस्प्ले कर देते हैं, लेते जाते हैं। फैमिली वाले 1 2 3 लोग खड़े हो जाते हैं, वो कोई बात सर्व कर देते हैं। कोई मारा मारी नहीं, कोई लाइन तोड़ना नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। यहाँ आप अगर कुछ भी देने के मान लो कर लो तो ऐसे झपटते हैं, उसको करते हैं। एक गुरुद्वारा में मैंने 2-3 बार मैं गया, जब भी गया आराम से, इतनी वो कोई भी नहीं, उसमें गोरे लोग भी हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, औरतें भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सब लोग हैं, चुपचाप, कोई नहीं है, कुछ नहीं। तो ये अमेरिकन स्टेट ये अलाउ करता है, ये अलाउ करता है इसका। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर देशों में ये चीज़ है, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये चीज़ करने लगे कि हम दूसरे की डिग्निटी का ध्यान रखें, दूसरी कम्युनिटी की डिग्निटी का ध्यान रखें, चाहे उसकी संख्यात्मक बल बहुत कम हो, कोई बात नहीं होता। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं समझता कि ये हमारा सेकुलरिज्म है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसकी नकल करो, नकल की बात नहीं है। हमारी अलग तरह का सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, हमारे अलग तरह के संबंध हैं, कुछ अलग तरह का हमारा प्रतिमान है सांस्कृतिक, तो उनको इज्जत करें। दकियानुसी हो तो राज्य कह सकता है कि भाई ये दकियानुसी चीज़ है, इससे आपका भला नहीं हो सकता है, तो वो अलग चीज़ है। वो जवाहरलाल नेहरू को मैंने इस जयपुर शहर में 2 बार सुना था, जब मैं एमए कर रहा था या उसके 1 साल बाद में भी। वो सेकुलरिज्म की किस तरह से बात करते थे। वो कहते थे कि देखो, एक मुझे इस तरह का नागरिक चाहिए, मुझे इस तरह का समाज चाहिए, इन दोनों के बीच में इस तरह का जुड़ाव चाहिए। अगर ये मैं कर पाया तो मेरा प्रजातंत्र, हमारा सेकुलरिज्म दुनिया में सबसे मजबूत होगा। ये बात नेहरू ने इस जयपुर शहर के 2 मीटिंगों में मैंने सुना। आई वॉज वेरी यंग, उस वक्त 21-22 साल की उम्र थी, ये 62-63 की बात है। तो इसलिए सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि ले दे करके बराबरी हो, मान सम्मान हो, स्वतंत्रता हो, किसी में के दूसरी चीज़ों के उनके तौर तरीकों में, सांस्कृतिक सामाजिक में हस्तक्षेप नहीं हो, और उन तौर तरीकों का दूसरे लोगों पर कोई असर न पड़े, नकारात्मक असर न पड़े। तो ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पूजा करने की छूट है, पूरे ये सेकुलरिज्म जीवन की शैली होनी चाहिए, जीवन का अंग होना चाहिए। हर प्रतिदिन दैनिक जीवन में इसका दिखने को मिलना चाहिए, दिखाई दे अच्छी तरह से, वो सेकुलरिज्म है। तो सेकुलरिज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ें जब होगी तब कोई किसी को दबाएगा नहीं, किसी के ऊपर हावी नहीं होगा। सेकुलरिज्म का ये मतलब है। सर मतलब सरकार की जिम्मेदारी की तो हमने बात की, लेकिन अगर समाज की जिम्मेदारी की बात करें तो समाज की क्या ऐसी जिम्मेदारी है सेकुलरिज्म से रिलेटेड कि हमें ऐसे जो ढांचा जिसकी हम बात कर रहे हैं सामाजिक लेवल पे, तो वो समाज किस प्रकार से कार्य करे कि ऐसा ढांचा बन सके, एक इंडियन समाज की अगर हम बात करें, इंडियन सोसाइटी। देखो, आप भारतीय समाज आप कह रहे हैं, शब्द अपने आप में ये अस्पष्ट है, वेग है, समाज कहाँ है। इसलिए हम बात करेंगे संस्थाओं की। संस्था होती है, संस्था क्या है? कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मंदिर है, मस्जिद है, सरकारी दफ्तर हैं, ये सारी संस्थाएं हैं, न्यायालय है, पुलिस है, ये सारी संस्थाएं, बाजार है, ये मार्केट है, ये सारी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं अगर ठीक ढंग से काम करती हैं,
और इन संस्थाओं से नागरिकों का भला होता है, नागरिकों का नुकसान नहीं होता है। समाज में अपने आप को समाज से ऊपर समझते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, उन पर ये संस्थाएं नियंत्रण करें, तब वो मैं समझता हूं कि वो है समाज। इन सबसे समाज है। समाज तो अपने आप में निराकार है। समाज कहाँ ढूंढेंगे? आप और हम समाज नहीं है, आप व्यक्ति हैं, हम व्यक्ति हैं। समाज जो एक कलेक्टिविटी होती है, एक सामूहिकता होती है, वो कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन सामूहिकता का भी कई स्वरूप हैं। एक स्वरूप है, जैसे मान लीजिए हरियाणा है, उसमें खां पंचायत है, जो अपने आप को एक कलेक्टिविटी बताती है, एक सामूहिक संगठन बताती है, और लोगों पर इस बात को दंडित करती है कि उन्होंने ये उल्लंघन किया, वो गोत्र का उल्लंघन किया, जाति का उल्लंघन किया, धर्म का किया, इन चीज़ों से बाहर इनके नियम बने हुए हैं, किसने बनाए, कब बनाए, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उल्लंघन किया और उसको दंड दो। और दंड भी ऐसा है कि कई कई लोगों को तो मौत तक आई है, कई लोगों ने दुखी होकर आत्महत्या भी कर ली है। तो ये समाज नहीं है। समाज ये है कि जो मैं वयस्क हूँ, ऐसी संस्थाएं हों, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, मैं अपना भविष्य जानता हूँ, और मुझे उसके बारे में निर्णय करने का अधिकार है। और समाज के दूसरे लोगों का ये कर्तव्य है कि उसमें वो बाधा न डालें, वो उसमें बाधक न हो। तो ये संस्थाएं जो हैं, संस्थाओं का जो जाल है हमारा देश का, वो एक समाज की पिक्चर बनाते हैं, वो उससे पिक्चर बनती है। वरना तो समाज का, जिसमें एनजीओज भी हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं भी हैं, वो भी एक रोल उत्पन्न करती है, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी समस्याएं भी हैं, माफ करना, एनजीओज के बारे में। और एक टाइम था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीआईएम ने यहाँ तक कह दिया कि इन सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग विदेशी पैसा लाते थे, खर्च करते थे, हिसाब किताब नहीं था, एक ढंग था उनका अपना जीने का, करने का, तो बहुत सारी चीज़ें थे। तो उसको भी हम समाज नहीं मानेंगे। तो समाज तो वो है जो संस्थाएं लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन दें, और जो नहीं चलते हैं उनको समझाएं, या आवश्यक हो तो उनको थोड़ा दंडित भी करें, ताकि वो रास्ते पर आ जाएं। दंड का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि कूड़े लगाए, दंड का मतलब ये नहीं कि फांसी की सजा दे दी या जेल भेज दिया, लेकिन उनको सुधारें। सुधारना जरूरी है। अगर कोई उसके जो दूसरों के हक पर अपना हक जमाता है, तो उसको ठीक करना समाज का काम है। और समाज का मतलब ये संस्थाएं करेंगी, उसको काम है। अब शिक्षा में ही मान लीजिए हम अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्ता हो उसमें शिक्षा में, है तो अच्छा नागरिक बनेगा वो। और चालू शिक्षा और उससे नहीं बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। वो अगर उसमें सोचने की शक्ति नहीं आएगी, रचनात्मक सोच ही नहीं बन पाएगा, उसको गहराई तक वो कहीं जा ही नहीं पाएगा। वो रटने वाला तोता बन करके एक डिग्री लेके निकल जाएगा। तो वो फिर वो समाज कहाँ गया? वो समाज ने ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों बनाई? समाज का मतलब स्टेट ने क्यों यूनिवर्सिटी बनाई? तो उसका प्रोटेस्ट क्यों किया? नहीं जाना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी है, जैसे एक आप कोई संस्था बनाओ तो उस पर पूरी बहस करो, आप एक विमर्श हो, विचार विमर्श हो, और फिर उस संस्था की, नई संस्था की स्थापना करो, या पुरानी संस्था है उसमें परिवर्तन लाना है तो उस पर भी विचार करो आप, एक और उसके बाद में उसमें परिवर्तन करो। संस्थाएं, मैं नहीं कहता हूं कि स्थिर है, स्टैटिक हैं, डायनेमिक हैं, एक चलती रहती हैं, लेकिन उनमें निरंतर समाज लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन भी आवश्यक है। आज हम कहते हैं कि पुलिस पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि शिक्षा में रोजगार फ्रेंडली होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, है बहुत सारी चीज़ें हैं, नई हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं संस्थाओं के साथ। सर, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हुए, मतलब बॉम्बे राइट्स, और मतलब बहुत सारे ऐसे राइट्स हुए, गुजरात राइट्स, अलग अलग जो राइट्स हुए। तो क्या ये जरूर दिखाते हैं कि मतलब किसी न किसी तरीके से जो भारतीय समाज है टूटा है। वो ये जो वैल्यू सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो वो अब नहीं है, मेनली क्योंकि अलग अलग जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, वो संस्थाएं अपना जो कार्य है वो या तो वो संस्थाएं है नहीं, या अस्तित्व में भी हैं तो उनका जो रोल होना चाहिए वो नहीं निभा पा रहे। देखिए, अभी आज 2-1 दिन से अमोल पालेकर के बारे में आ रहा है जी। उसको बोलने नहीं दिया, बुला लिया, आमंत्रित किया और बोलने नहीं दिया, कहा चुप हो जाओ। अब इसको क्या कहेंगे बताइए आप?
है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहासकार है देश में, और मैं उसका काफ़ी उसको बहुत इज्जत से देखता हूँ उस इतिहासकार को। वो है रामचंद्र गुहा। हाँ, उसने कई किताबें लिखी है गांधी पर, लेकिन जो एक किताब इंडिया आफ्टर गांधी, ये बहुत फेमस किताब है। वो सारी किताबें उसकी अच्छी हैं, फेमस हैं। इंडिया बिफोर गांधी भी, मेकर्स ऑफ इंडिया, और कई किताबें हैं। लेकिन इस किताब के एक आखिरी में आपका जवाब दे रहा हूं मैं, 4 चीज़ों के लिए उसने कहा कि ये अगर हिंदुस्तान के इन 4 चीज़ों को समझेंगे तो हम हिंदुस्तान को समझ लेंगे, भारत को समझ लेंगे। और उसमें एक चीज़ जो आपने पूछा वो दंगे। उसने कहा राइट्स, RIGHTS, राइट्स, अधिकार। और दूसरा उसने कहा RIOTS, राइट्स है। और तीसरा उसने कहा रिचेज, रिचेज मतलब धनी लोग। और चौथा कहा रूलर्स, शासक। 4 R, इनको समझो तो आप हिंदुस्तान समझाएंगे। और यही 4 हैं जो हिंदुस्तान को इधर मोड़ते हैं, उधर मोड़ते हैं, यहाँ चलाते हैं, वहाँ चलाते हैं, यहाँ रोकते हैं, यहाँ नहीं रोकते हैं। इसलिए राइट्स के पीछे क्या है, राइट्स क्यों होते हैं, कौन कराते हैं, कौन मरते हैं, और कौन उसको लूट लाट के ले जाते हैं। मैंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, मैं दिल्ली में था, वो देखा मैंने, राइट्स आंखों से देखा। JNU के पास में ही गांव है मोहम्मदपुर, वहाँ राइट्स हुए। मुनिरका में राइट्स हुए। कुछ लोग लूट रहे थे। एक मेरे पास एक लड़का रहता था मेरे गांव का, वो एक कपड़े का थान उठा लाया। अरे मैंने कहा ये रघुवीर सिंह तुम कहाँ से लाए, क्या हुआ ये? कहा साहब वहाँ सब लूट रहे थे। मैंने मारा एक थप्पड़ और उसको कहा जाओ भागो यहाँ से, वापस रख के आओ। बोले साहब मुझे मार देंगे। तब मैंने कहा मैं नहीं जानता, ये लूट दे। हम 1-2 दिन बाद में गए वो उस एरिया में, सड़क पर सरोजनी नगर की तरफ, तो सब आग लगी हुई थी, कर रही थी, ये सब हो रहा था उस वक्त। जल गए थे मकान के मकान, स्टोर के स्टोर। ये राइट्स कैसे हुए, क्यों हुए? हो सकता है स्पॉन्टेनियस हुए, हो सकता है किसी ने करवाए, मैं नहीं कह सकता। कुछ लोगों पर लांछन लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, ये भी है। एक आदमी अभी जेल में गए हैं कई वर्षों बाद में, सज्जन कुमार। तो कहने का मतलब है कि राइट्स की को समझना बहुत जरूरी है। कहाँ नहीं हुए राइट्स? देश के हर हिस्से में राइट्स हैं, कोई न कोई कारण से। आजकल ईश्वर की दया से कुछ कम है, उतने नहीं हैं। लेकिन एक बात था, अहमदाबाद, भिवंडी, बॉम्बे, रांची, भोपाल, जयपुर, सब जगह राइट्स हुए। और इसके पीछे वही सेक्युलरिज्म पर अटैक हुआ, तब राइट्स हुए। आप घूम फिर के आपको वहीं आना पड़ेगा कि आपने सेक्युलरिज्म को समझा नहीं, उसको मद्देनजर नहीं रखा, तब राइट्स हुए। तो इसलिए राइट्स मैं समझता हूं कि इन 4 R में एक बड़ा R है हमारे देश की संरचना में और देश के प्रगति में बाधक के रूप में। राइट्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है, राइट्स खराब चीज़ है। और कोई ये समझें कि हम बहुसंख्यक हैं और हमने देखो हैं इनकी पिटाई कर दी, इनको ठीक लगा दिया, ये बहुत ही गलत सोच है। ये गलत, कोई होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता। आप ठीक किसी को करेंगे तो वही देश के कानून से करिए। कानून कमजोर है तो कानून को बदलिए आप, और बदलते हैं। हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। अभी कौन सा संशोधन हुआ है जो आर्थिक दृष्टि से पिछले 126वां हुआ है, कौन सा हुआ है मुझे ध्यान नहीं है, नंबर ये भूल गया मैं। लेकिन संशोधन तो हो रहे हैं। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए संशोधन हुआ, 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। नगर पालिकाओं को ठीक करने के लिए 74th हुआ। तो ये हुआ ना, संविधान के दायरे में हुई चीज़ें, और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया, और कुछ हुआ भी है, परिवर्तन भी हुआ है, लोगों की ताकत भी बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि जितना सेकुलरिज्म मजबूत रहेगा उतना ही ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन देश में होगा। ये आप बात बिल्कुल मान के चलिए। अगर वो नहीं होगा, और जो परिवर्तन हुआ है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हमारे देश में, IITs बनी कि नहीं बनी, बड़ी IITs, IIMs, आज वो ये IIMs IITs कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक में आती हैं, रैंकिंग में आती हैं। हर नहीं आती है, जो बिना सोचे समझे बन गई ऐसे बन गई, या प्राइवेट सेक्टर में बन गई, वो दुकान बन के रह गई है, या हल्की फुल्की बनी। कई यूनिवर्सिटी आज 10 साल हो गए बने, 15 साल, उनका कोई नाम ही नहीं जानता
आज तक उसमें विद्यार्थी नहीं है, उसमें फैकल्टी नहीं है। तो इसलिए आप संस्थाएं बनाइए और संस्थाओं पर अच्छी तरह से गहरा विचार विमर्श करिए और उसमें पब्लिक डोमेन में करिए। उसको बहस, कोई प्राइवेट बहस की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में करिए और उसमें पारदर्शिता हो। और फिर सामने कोई भी, मैं यहाँ अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी थी तो कम से कम 2 साल तक पार्लियामेंट में बहस चली थी और कई कमेटियां बनी थी। ये अलग बात है कि उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर MC चागला, जस्टिस चागला, वो बहुत बार बहस किया, बहुत कमेटियों के सामने अपनी बात रखी, ये रखी, और उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की यूनिवर्सिटी की देश को जरूरत है। इसलिए नहीं कि ज़वाहरलाल नेहरू के नाम पर है, लेकिन इस तरह की चीज़ हमारे पास है नहीं, तो हमें चाहिए इस तरह की चीज़। आप अगर उसको देखेंगे, कई किताबें लिख चुके हैं उस यूनिवर्सिटी पर, लोग रिसर्च कर चुके हैं। अब अभी 2-4 साल पहले हार्पर कॉलिंस से एक किताब आई थी, आप पार्लियामेंट्री डिबेट देखोगे तो ये कमरा भर जाएगा उससे, इतनी बहस हुई एक यूनिवर्सिटी बनाने में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि संस्थाओं का निर्माण सेक्युलरिज्म के लिए बहुत ठीक है, होना चाहिए, और लेकिन संस्थाओं के निर्माण में जितनी सावधानी बरती जाए उतना ही सेक्युलरिज्म दृढ़ होगा, मजबूत होगा। आखिरी सेक्शन में स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सर हम ले रहे हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आज के समय में क्या संस्कृताइजेशन जो है ये क्या विजिबल है? ऐसा बोला कि संस्कृताइजेशन आज विजिबल है क्या? तो ये पहला प्रश्न है सर। संस्कृतिकरण का मतलब ये है कि इसका जो ऑथर है, इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता जो है, वो उसका नाम है M.N. श्रीनिवास। बहुत बड़ा नाम हुआ, एक ज़माने में वो पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए थे। और खैर उसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा आज़ादी के बाद में, पहले ब्राह्मणीकरण नाम दिया था उन्होंने आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में उनकी जो पहली किताब आई थी वो 1952 में आई, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। उसमें इन्होंने कहा कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के तौर तरीकों को अपनाती हैं। उनका जैसे व्रत रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तिलक करते हैं। तो इसलिए करती है निम्न जातियां कि वो समझती हैं कि हमारा भी ऐसे ही ऊंचा स्तर हो जाएगा, ऊंचा स्टेटस हो जाएगा। ये सांस्कृतिक अनुसरण या सांस्कृतिक नकल के लिए हुआ था। अब चूंकि आपने ये प्रश्न पूछा तो ये उस पर बहुत श्रीनिवास ने लिखा, श्रीनिवास के लिखे हुए पर लोगों ने बहुत लिखा, मैंने भी बहुत लिखा, औरों ने भी लिखा, बहुत लिखा हम लोगों ने। और लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बात बताना चाहूँगा आपको कि जब मैं पढ़ रहा था, यहाँ MA कर रहा था, उसके बाद PhD कर रहा था, तो मैंने अपने टीचर से कहा, अपने प्रोफेसर से कहा, बहुत नाम है उनका, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, बहुत बड़ा नाम है, यहीं जयपुर में थे वो। तो मैंने कहा ये गरीब के लिए संस्कृतिकरण का कोई अर्थ ही नहीं है। मैंने कहा उसको तो एक वक्त की खाना चाहिए, मजदूरी चाहिए, है जब उसको, क्योंकि संस्कृतिकरण की अपनी कीमत है। अब भाई फास्ट रखोगे तो काम नहीं कर सकते, पूजा करोगे तो काम नहीं कर सकते, कुछ चढ़ावा भी देना पड़ेगा, है कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। तो वो गरीब कहाँ से ये सब कर पाएगा? उसके तो एक वक्त की रोटी ही मुश्किल हो रही है। तो ये श्रीनिवास का जो संस्कृतिकरण की धारणा, मैंने कहा इसकी आर्थिक, इसकी जो निहित आर्थिक है इसमें जो तथ्य, वो तो बाहर ही नहीं आ रहा है। तो इसके बाद में करते करते लोगों ने फिर कहने लगा कि नहीं, कुछ व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं, कुछ परिवार हैं वो करते हैं, सबके सब नहीं करते। ये सांस्कृतिक गतिशीलता को समझाने के लिए श्रीनिवास ने कहा था। लेकिन सांस्कृतिक गतिशीलता तो कोई सामूहिक हो ही नहीं सकती। किसी के पास में है तो वो पूजा पाठ कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता। तो ये बात करके फिर और कई कॉन्सेप्ट आए, जैसे डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आया, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट श्रीनिवास नहीं दिए हैं। और कि प्रभु जाति है इसलिए उसकी नकल करते हैं दूसरी जाति, उसकी तरफ। भाई प्रभु तो कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। एक जयपुर का आदमी के लिए एक प्रभु आदमी अहमदाबाद में मिल में मैनेजर है वो हो सकता है, एक कोई अफसर बन गया वो हो सकता है, दूसरी जात का भी हो। तो ये जो संदर्भ है
संदर्भ समूह एक कोई और अमेरिकन ने कहा है, तो वो संदर्भ कोई भी कहीं भी हो सकता है और उसको वो आपके दिमाग में हो तो उसकी तरफ से आप बनना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो जाति में ही हो, अपनी जाति में हो। अपने भाई ऊंची जातियों में भी तो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब थे, अभी भी हैं, कुछ जो निम्न मध्यम जातियां हैं उनमें भी बहुत संपन्न लोग हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की अवधारणा में श्रीनिवास ने खुद ने ही बहुत सारी कमियां देखी, पाई, बहुत सारी आलोचनाएं हुई और वेस्टर्नाइजेशन का जो पश्चिमीकरण का उसका सिद्धांत है उसकी भी बहुत आलोचनाएं हुई। और लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि आधुनिकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा उपयुक्त कॉन्सेप्ट है, ये भी बात आई। और योगेंद्र सिंह ने एक पुस्तक लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973 में, और उसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से हमारा कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट सोशल स्ट्रक्चर है और किस तरह से परिवर्तन आता है, बाहर के सोर्सेज से भी परिवर्तन आया, मुस्लिम्स यहाँ आए तो परिवर्तन आया और वो यहाँ एडजस्ट हो गए, तो वो सेक्टेरियनिज्म नहीं हुआ, सेकुलरिज्म बढ़ा, संस्कृतियाँ मिली आपस में, या हमारे लोग बाहर जाके बसते हैं करते हैं तो वो उनके साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है उनको, तो वो वहाँ सेकुलरिज्म है वो। तो इसलिए श्रीनिवास का जो ये धारणा है कि वो एक जाति के भीतर ही परिवर्तन को देखते हैं, संस्कृति निम्न जाति उच्च जाति का अनुसरण करती है तो वो जाति के गहरे में बाहर नहीं निकलता है। लोगों ने कहा नहीं, जाति के गहरे से बाहर निकलो, वो आवश्यक है। और तो ये इस पर बहुत बहस है, बहुत किताबें हैं, बहुत साहित्य है, और बहुत लोगों ने लिखा है इस पर। सर एक आखिरी प्रश्न है, वो भी स्टूडेंट का ही हमारे, तो वो ये कह रहा है कि जो वर्णा सिस्टम है, तो जो एनसीईआरटी में जितना हमने पढ़ा है उसमें ऐसा मेंशन है कि जो वर्णा सिस्टम था मेनली ऑक्यूपेशन बेस्ड था, फिर धीरे धीरे ऐसा क्यों हुआ कि ये चीज़ जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, कि जो माइग्रेशन अलाउड था या कुछ ऐसा, तो ये एक तरीके से ख़त्म हो गई और यही बेसिक जो रीज़न बन गया मे बी डिस्क्रिमिनेशन का या कास्टिज्म का। तो कुछ पॉइंट्स जो नहीं, वर्ण और जाति, जी सर, और जाति के साथ में उपजाति और उपजाति की भी उपजाति। मैंने भी एक एनसीईआरटी के लिए 12वीं क्लास के लिए एक किताब लिखी थी 87 में, इंडियन सोसाइटी, बहुत पॉपुलर भी हुई थी वो किताब, बहुत ज़्यादा, हिंदी के अलावा अंग्रेजी के अलावा हिंदी और उर्दू में भी थी वो। तो उसी का ट्रांसफॉर्म्ड रूप ये किताब है, ऊपर वाली आपके सामने ट्रांसफॉर्म्ड है उसका। हाँ, तो वो नहीं है लेकिन रिवाइज्ड है, एनलार्ज्ड है, ये है वो है। तो वर्ण और जाति में बहुत अंतर है, जैसे क्योंकि वर्ण का मतलब कि ब्रॉड डिवीजन, और वो श्रीनिवास ने भी कहा है ऑल इंडिया लेवल पर है, एक 4 या 5 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कुछ लोग एक और बातें हैं अछूत के नाम से पहले कहते थे, लेकिन ये है। और पूजा पाठ, पढ़ना लिखना, वॉरियर, रक्षा करना, खेत व्यापार करना वैश्य, और शूद्र खेती वगैरह करना, ये वगैरह। ये ब्रॉड डिवीजन कब बने, क्या बने, इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है आज भी, लेकिन जाति की प्रामाणिकता है कि जाति का प्रामाणिकता यह है कि जाति एक लोकल चीज़ है, एक लोकल फिनोमेनन। जैसे आपको मुझे पूछा ब्राह्मण, तो इससे कोई मतलब नहीं है कौन से ब्राह्मण, वो कहेगा गौड़ ब्राह्मण, अच्छा कौन से गौड़, गौड़ हो, सनाड्य हो, गुजर गौड़ हो, हरियाणा गौड़ हो, क्या हो, है, या दादीच है तो कौन से दादीच हो, कहाँ के हो, खंडेलवाल ब्राह्मण। तो ऐसे ही आपको ये जो 3000 या 3500 जातियों की बात करते हैं, वो इस तरह से है जातियाँ। फिर उसके रूल्स ऑफ मैरिज हैं, आप उसी में शादी करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, अपने गोत्र में नहीं करेंगे, बहिर्गोत्र है। तो ये सारा एक डिफ्रेंसिएशन हुआ है समाज का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, और वो विभेदीकरण हुआ है 3000, 4000, 5000 जो भी साल लगे हैं, उससे विभेदीकरण होता गया, जातियाँ उपजाति। जैसे एक जाति यहाँ है, अब हमारा उत्तर भारत के ब्राह्मण दक्षिण में नहीं है, वो ब्राह्मण है, वो नहीं है यहाँ पर, या चित्पावन ब्राह्मण तो नहीं है यहाँ, कान्य कुब्ज तो यूपी में है, वहाँ नहीं है, सारस्वत तो एक जगह है, यहाँ नहीं है। तो उस सारस्वत में और यहाँ के गौड़ ब्राह्मण में कोई विवाह नहीं होता है, या चित्पावन ब्राह्मण में यहाँ में विवाह नहीं है, वो लोकल वही एरिया है एक है,
लोग एक दो डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं है। पुरानी बात कर रहा हूँ, ये आज की बात अलग है कि लोग जानते भी नहीं कि जाति क्या है, उपजाति क्या है, गोत्र क्या है, ये है क्या है, वो बिल्कुल समझते हैं। हमारे अगर लड़के से पूछो छोटे से जो विदेश में रहता है कि कौन से गोड ब्राह्मण है, उसको गोड ब्राह्मण का ही नहीं मालूम होगा। और बात माँ का पूछो गोत्र क्या है तो नहीं बता पाएगा है। तो ये जो चीज़ है वो एक तरह से जैसे जैसे डिफ्रेंसिएशन होता गया उसी तरह से जातियों की फॉर्मेशन होती गई। और अभी कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि पिछले 100 साल में कोई नई जाति बनी है, 150 साल में नहीं, या उपजाति बनी है। जो बनना था वो पहले बन गई, लेकिन इसको हवा किसने दी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जाति को। या एक डर्क्स नाम का एक विद्वान है, उसने एक किताब लिखी कास्ट ऑफ माइंड, बहुत 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 जबरदस्त किताब है कास्ट ऑफ माइंड। उसने कहना है कि पहले अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी, सोशल अरेंजमेंट था, है। सोशल अरेंजमेंट मतलब आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, और आप सब में सौहार्द था, सब अपने अपने ढंग से चलते थे और ये मानते थे कि इसका काम ये है, इसका काम ये है, इसका ये है, इसका महत्व ये है। ये अंग्रेजों ने आकर के, और आपको बताऊं कि 1901 में एक जनगणना हुई थी हमारे, जिसका कमिश्नर ICS अंग्रेज था रिजले, हर्बर्ट रिजले, सर हर्बर्ट रिजले। उसने हर गांव का, कोई गांव नहीं छोड़ा उसने हिंदुस्तान का, जिसमें जाकर के गिनती की कौन सी जाति, कौन सी उपजाति, क्या उसके रिचुअल्स हैं, क्या प्रैक्टिसेज हैं, किसके साथ वो उठता है, बैठता है, मंदिर में जाता है, पूजा करता है, हर चीज़ लिखी। और वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, कल्चरल डिस्टेंस खड़ा कर दिया उसने कि मंदिर में ये तो वहाँ तक भगवान तक जा सकता है, दूसरा जाति का है वो यहीं तक है, तीसरा यहीं तक है, चौथा बाउंड्री से बाहर है, ये मतलब इस तरह से। इसके बाद में 1931 की और जनगणना हुई, अंग्रेज था हटन नाम का आदमी, कास्ट इन इंडिया, बड़ी फेमस किताब हुई है उसकी भी किताब थी पीपल्स ऑफ इंडिया। तो ये दोनों किताबें हम लोगों के, हम जब MA कर रहे थे तो बड़ी पॉपुलर थी, पढ़ी हमने, कास्ट इन इंडिया बहुत पढ़ी, बहुत अभी भी पढ़ते होंगे लोग। और उसमें उसने कहा कि जाति, और उसका अंग्रेजों का मकसद ये था, उद्देश्य ये था कि लोग जाति में बंधे रहें, हमारे विरुद्ध कुछ बोले नहीं, कहे नहीं, उनको इसी जकड़न में रखो। तो उसने कहा कि जाति बहुत अच्छी संस्था है, क्या जरूरत थी उसको कहने की, ये व्यक्ति के लिए अच्छी है, उसके परिवार के लिए अच्छी है, उसके समुदाय के लिए अच्छी है, पूरे देश के लिए अच्छी है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर बना रहता है, मतलब आप स्थिर रहो, मोबिलिटी की बात नहीं सोचो, गतिशीलता की बात नहीं सोचो, बाहर जाने की बात नहीं सोचो, बंधे रहो अपने में, जो पहले से मिला है उसी में। ये स्टेट एंड कास्ट, कोलोनियलिज्म एंड कास्ट, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। आज इसका स्वरूप अलग तरह का है, करीब करीब उसी का विकृत रूप यूँ कहिए, या उसका ट्रांसफॉर्म्ड रूप कहिए, कि राजनीति में जाति का जो उपयोग हो रहा है आप जानते हैं, अल्टीमेटली तो ये तय करेगी कि गुर्जर कहाँ जाएंगे, जाट कहाँ जाएंगे, ये जाट कहाँ जाएंगे, वो जाट, भरतपुर के जाट कहाँ जाएंगे, शेखावाटी के जाट कहाँ जाएंगे, यहाँ के कहाँ, वहाँ के कहाँ। तो वो जाति से जातिवाद बना, जाति से जातिवाद बना। अब जाति व्यवस्था नहीं है हमारे देश में, जाति है, जाति व्यवस्था नहीं। व्यवस्था का तो मतलब इंट्रा कास्ट रिलेशंस, जाति के अंदर सदस्यों के संबंध और विभिन्न जातियों के बीच संबंध, तो वो तो सिस्टम हो गया है, वो मानते थे, वो तो सिस्टम हो गया। लेकिन अब वो सिस्टम तो है ही नहीं, अब इंटर कास्ट रिलेशंस कोई है ही नहीं, गांव में जाओ तो भी नहीं मिलेंगे आपको, सब अपने अपनी दुनिया में है, सब करीब करीब। और न इंटर कास्ट रिलेशंस है, कोई पहले भाईचारा था, कहाँ है वो भाईचारा, नहीं है, बिरादरी का है, खाप एक अपवाद है, और वो भी कभी कभी, कोई रोजाना के, पहले जाति रोजाना के दैनिक जीवन का हिस्सा था, जाति के बिना कुछ हिलता नहीं था। हमें बचपन में कहा जाता था कि तुम ब्राह्मण के बच्चे हो, देखो तुमको पढ़ना है, जाट का बच्चा तो खेती भी कर लेगा, बनिया का बच्चा तो दुकान भी बैठ जाएगा, कर लेगा, तुम क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे, नहीं कोई नौकरी करोगे। ये एक मानसिकता थी, एक विचार था, ये चीज़ें सुनने को मिलती थी बचपन में। अब ये कोई बात नहीं करता, हर कोई नौकरी की सोचता है, हर कोई बाहर जाने की, चले गए हैं भी नहीं। तो इसलिए
वर्ण तो एक सोच है सिर्फ, और जाति एक जीवन का हिस्सा बनी हुई थी। डिवीजन हो गया था, विभाजन हो गया था, विविधीकरण हुआ था। लेकिन वो अब मिक्स्ड कास्ट भी होती थी पहले, वो भी नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि जाति सिर्फ उस तरह से एक नाम है जिसके आधार पर जातिवाद है। और हमारे एक और दोस्त हैं और मित्र हैं, विद्वान हैं, उसने कहा कि जाति आज क्या है? जाति का यूज है, जाति का मिसयूज है, जाति का एब्यूज है, जाति का नॉन यूज है। समझ रहे हैं आप? और यानी डिस्क्रिशनरी है जाति, आपकी मर्जी पर है, जब चाहो यूज करो, जब चाहो न करो, जब चाहो कैसे कर लो, नहीं तो नहीं करो। ये है जाति। और मैं समझता हूँ कि ये जाति व्यवस्था नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, ये और कुछ है। जी। तो हाँ बोलिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये हमें समझना होगा कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो एक तरीके से समाज की सोच को निर्धारित करते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम ये ज़रूर जानें कि जो ये टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी क्या सोच है। इसी के तहत अगले एपिसोड में हम एक नए स्कॉलर के साथ मिलेंगे। और सर का बहुत ही धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।